अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटावी टेल्स के अंदर एक नए कैरेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, मर्चेंट को डिस्कस करेंगे, मर्चेंट की टेल को डिस्कस करेंगे। तो हमने कंटावी टेल की एक सीक्वेंस शुरू की थी। कंटावी टेल के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं जिनको जॉफरी चौसन ने रिप्रेजेंट किया है, तो हमने उनको वन बाय वन उनको डिस्क्राइब करते जा रहे थे। तो आज हम मर्चेंट के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कैरेक्टर्स पे वीडियो बना रखी है जॉफरी चौसर के कैरेक्टर्स की। चौसर का लिखने का स्टाइल सबसे डिफरेंट था और ये इस वजह से वो फेमस हुए। वो ना सिर्फ एक अच्छा नरेटर था बल्कि एक अच्छा हॉरिस्ट भी था। चौसर अपनी एज के लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। चौसर ने अपनी सोसाइटी को, अपने एज को इन कैरेक्टर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किया है और उसके हमें हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट्स द 14th सेंचुरी एज अ कंप्लीट होल। उसकी पोइट्री में हमें कैरेक्टराइजेशन का फैक्टर भी नज़र आता है, यानी वो हर एक किरदार को बहुत अच्छे से और रॉयल क्वालिटीज़ के साथ एक्सप्लेन करता है। ही इज़ आल्सो नोन एज अ नरेटर ऑफ पोइट। चौसर के दौर में नरेशन और स्टोरी टेलिंग का बहुत रिवाज था, इसलिए ये क्वालिटी भी चौसर की पोइट्री में हमें नज़र आती है कि कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग और स्टोरी को वर्ड्स के ज़रिए नरेट करता है। चौसर ने अपने बुक के ज़रिए इस बुक में इन डिफरेंट स्टोरीज़ के बारे में बताया है, डिफरेंट कैरेक्टर्स की डिफरेंट स्टोरीज़ के बारे में बताया है और इन स्टोरीज़ के थ्रू वो अपने इरा के इंग्लिश सोसाइटी के आयरनिक और क्रिटिकल व्यूज़ बताए हैं। ये एक प्रोलॉग है जिसमें हर चीज़ जो है प्रेफेस या इंट्रोडक्शन में दिया जाता है। तो ये पोम जो है वो 1387 से 1400 के दरमियान लिखी गई और इसके हमने डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन की। हमने नाइट के टेल पढ़ी, हमने वाइफ ऑफ बाथ की टेल पढ़ी। तो आज हम जिस कैरेक्टर की टेल पढ़ने जा रहे हैं वो है द मर्चेंट। पहले मैं आपको बता दूं कि मर्चेंट होता क्या है। मर्चेंट होता है एक ट्रेडर, तजारत करने वाला। तो मर्चेंट को यहाँ पे दिखाया गया कि वो बहुत अमीर होता है और बहुत प्राउडी होता है। मर्चेंट एक वेल्दी और फैशनेबल पर्सन है। वो अपने घोड़े की काठी पे ऐसे बैठता है आगे को होके, जो कि उसके प्राउड की उसकी दौलत की अलामत है। उसने मोस्टली कलर क्लॉथ के साथ फ्लेमिश हैट और एक्सपेंसिव शूज़ पहने हुए हैं और उसकी जो बेर्ड है वो नोकदार है। ट्रेडिंग करता है और बहुत अच्छे से अपने फाइनेंस को मैनेज करता है। वो बोरिंग और लैंडिंग मनी के बिजनेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। चौसर कहता है कि मर्चेंट एक वेल्थी मैन है और उसकी जो है एक वर्थ है इस दुनिया में। इसके ज़रिए वो अपनी सोसाइटी के जो पहलू हैं उसको नुमायाँ करता है। अपनी टेल शुरू करने से पहले मर्चेंट बताता है कि वो एक अनहैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रहा है और वो ये भी कमेंट करता है कि हर वाइफ स्वीट और पेशेंट नहीं होती और फेथफुल नहीं होती। फिर वो कहता है कि वो किसी और यंग लेडी की टेल सुनाएगा जो अपनी ओल्ड मैन को बिट्रे करती है। वो ये भी क्लेम करता है कि उससे अपने सारों जो है वो सबको बता नहीं सकता। मतलब उससे वो ये कह रहा है कि वो अपना सारों जो है वो सबके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। मतलब वो इतना सैड है कि अपनी स्टोरी नहीं सुना सकता। एनीवेज वो अपनी टेल स्टार्ट करता है। तो जो करैक्टर इसकी स्टोरी में डिस्कस होते हैं, जो इसकी टेल में डिस्कस होते हैं, तो सबसे पहला जो करैक्टर है वो है जनवरी। ये एक बूढ़ा नाइट है जो कि यंग है और वो एक ब्यूटीफुल लेडी से शादी करने का डिसाइड करता है। एट द एज ऑफ 60 वो डिसाइड करता है कि उसको एक शादी करनी चाहिए। फिर वो एक ब्यूटीफुल लेडी का इंतखाब करता है और उसे प्रपोज करता है और क्योंकि वो वेल्थी होता है और वो नाइट है तो वो लड़की जो है उसे शादी करने के एग्री कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो है मई। ये एक यंग लेडी है, नई नवेली दुल्हन है नाइट की और उसे जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती अपने हस्बैंड से और उसका जो हस्बैंड है उसको सेटिस्फाई करने में नाकाम हो जाता है। तो वो जो है उसका कहीं और अफेयर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है वो प्लेस्बो एंड जस्टिनियस, ये जनवरी के दोनों फ्रेंड्स हैं। जनवरी मीन वो बूढ़ा नाइट, ठीक है, ये उसके फ्रेंड हैं और उसे मैरिज करने से पहले उसके एडवाइस करते हैं क्योंकि वो उससे एडवाइस लेता है, अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करके एडवाइस लेता है। तो वो उसको एक एडवाइस करता है उसकी फेवर में, एक एडवाइस करता है उसके अगेंस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है डोमियन। ये जनवरी का स्क्वायर होता है। जनवरी कौन है? वो बूढ़ा नाइट। उसका नाम फिक्शनल नाम इन्होंने रखा हुआ है जनवरी। तो जनवरी का कौन है? ये डोमेन क्या है? स्क्वायर है और यंग होता है ये और चार्मिंग भी है और ब्यूटीफुल भी है, हैंडसम भी है। ये मई को लाइक करता है और उसको प्रपोजल भेजता है जो कि वो एक्सेप्ट कर लेती है बाद में। उसके बाद क्या है? प्लूटो। ये फायर्स का किंग है और ये उसकी वाइफ जो हैं वो देख रहे होते हैं और ये गॉड है, ठीक है, ये उस टाइम के गॉड होते हैं और ये दोनों के सीन देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा होता है लाइफ में और फिर वो इन चीज़ों को दुरुस्त करते हैं। जनवरी और मई डोमेन के अंदर क्यों जो वो चीज़ें कर रहे होते हैं, जैसे मैं समरी बताऊँगा।
तो वो देखते हैं कि कैसे मई और डोमेन जो हैं वो जनवरी को धोखा देते हैं। तो वो देख रहा होता है और ये डिसाइड करता है कि जो औरतें होती हैं वो किस तरह अनफेयरफुल होती हैं। पर्सपिनिया ये प्लूटो की वाइफ है, ये भी गॉड है, और इस मिशन में वो अपने प्लूटो यानी अपने खामंद का साथ देती है। तो अब हम बढ़ते हैं समरी की तरफ। जनवरी एक इटालियन नाइट है और 60 साल का है और अभी तक बैचलर है, और अब वो अपनी नस्ल को इंक्रीज करने के लिए मैरिज करना चाहता है। 60 साल की एज तक उसने शादी नहीं की थी, लेकिन उसके बाद उसने ज़्यादा किया, कोई शादी करेगा और अपनी नस्ल को इंक्रीज करेगा, अपनी नस्ल को बढ़ाएगा। अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए वो शादी करने का इरादा करता है। जनवरी अपने बहुत से फ्रेंड्स को इकट्ठा करता है, उनको गैदर करता है और उनसे एडवाइस लेने के लिए, उनको मशवरा लेने के लिए वो बोलता है। और अब वो कहता है कि अपना प्लान बताता है कि मेरा ये प्लान है कि मैं अब शादी करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी नस्ल को बढ़ा सकूँ। उसका फ्रेंड जो है जस्टिनियस उसे मैरिज ना करने का मशवरा देता है और आर्ग्यू करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वुमेन जो हैं अनफेथफुल होती हैं। वो कहता है कि अब तुम इतनी लाइफ अकेले गुजार रही हो तो तुम्हें बाकी की लाइफ भी अकेले गुजार लेनी चाहिए, क्योंकि जो है तुम्हें अब इस जो सारोफुल है, तुम्हें इस उम्र में गमज़दा नहीं होना चाहिए। तो वो उसे शादी ना करने का मशवरा देता है। उसका एक और फ्रेंड जो होता है वो प्लेसबो उसे कहता है कि जो उसकी विश है, इंसान को अपनी विश अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, जो उसका दिल कहता है वो करे ताकि बाद में उसे कोई भी रिग्रेट ना हो। अब नाइट ने अब सर्वे करना शुरू कर दिया। वो इन दोनों की बातों से एग्री करता है और वो फिर वो डिसीजन लेता है कि उसे प्लेसबो की बात मान लेनी चाहिए, अपनी नस्ल को इंक्रीज करना चाहिए। तो वो सर्वे उसने करना शुरू कर दिया ताकि वो एक यंग और ब्यूटीफुल लेडी से मिल सके। तो उसे एक ऐसी लेडी मिल जाती है जो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ नीडी और पुअर भी होती है, क्योंकि नाइट जो था वो बहुत अमीर था और एक नाइट भी था। तो वो जब वो प्रपोज करता है तो वो जो लेडी होती है वो मान जाती है। जनवरी की कोर्ट में जो है एक कोर्ट होता है, ठीक है, एक कोर्ट में स्क्वायर होता है जिसका नाम डोमेन होता है। वो ये जब जनवरी प्रपोज करता है, दोनों मैरिज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब वो कोर्ट में मैरिज कर रहे होते हैं तो जब ये जो उसका स्क्वायर होता है वो मई को देखता है तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसको लव करने लग जाता है। तो क्या होता है कि जब वो चले जाते हैं उसके बाद वो एक दो दिन ऐसी कैफियत में रहता है। फिर वो क्या करता है कि एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने लव के बारे में कन्फेस करता है। और शादी के फ्यू डेज़ के बाद वो क्या करता है कि वो जो लेटर है डोमेन वो लेटर क्या करता है कि मई को लेटर जाके दे देता है। उसका लेटर रीड करने के बाद मई को लगता है कि दैट शी इज़ इन लव विद डोमेन बिकॉज ही इज़ हैंडसम इनफ। वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था, यंग था, नौजवान था। उसकी निस्बत जो उसका खामन था वो 60 की एज को पहुंच चुका था। तो वो उसको अट्रैक्शन जो है वो डोमेन की तरफ हो जाती है, ठीक है, और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। मीनवाइल क्या होता है कि जो उसका हस्बैंड होता है जनवरी बहुत खुश होता है क्योंकि उसको बहुत अच्छी वाइफ मिल गई होती है, उसकी खूबसूरत भी होती है। अभी तक क्योंकि थोड़े दिन गुजर चुके होते हैं तो अब तक उसकी तरफ से कोई भी मतलब कि गलती का मौका जो से कहते हैं वो नहीं मिला होता उसको। और वो बहुत खुश होता है कि उसकी वाइफ बहुत अच्छी है। उसके पास एक सीक्रेट गार्डन होता है जिसकी की बस उसी के पास होती है। वो और भाई वहाँ जाकर इंजॉय करते हैं और लव करते हैं। वन डे क्या होता है कि जनवरी जो है वो उसको यकदम क्या होता है कि वो उसको अपनी ना आई साइट उसकी वीक हो जाती है और वो स्ट्रक ब्लाइंडनेस उसको महसूस होती है। वो ब्लाइंड हो जाता है, उसको कुछ नज़र नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मे बी मयो जो है वो उसको छोड़कर चली जाए, इसलिए हर वक्त मयो को टच करता रहता है, उसे कहीं जाने भी नहीं देता। एक दफ़ा क्या होता है कि मयो और जनवरी दोनों गार्डन में जाते हैं। मयो उसे एक पीर ट्री के तक लीड करती है और वहाँ तक ले जाती है और प्रटेंड करती है कि उसे पीर ट्री बहुत पसंद है। वो जनवरी से कहती है कि वो बेंड हो जाए ताकि वो उसकी बैक पर खड़ी होकर पेड़ उतार सके। अब क्या होता है कि जब वो उसके बैक पर खड़ी होती है तो ऊपर की तरफ और डोमेन जो होता है वो ऑलरेडी उस ट्री पे होता है। तो जैसे ही मई ऊपर जाती है तो दोनों जो हैं वो पैशनेटली लव शुरू कर देते हैं। इस सारे इंसिडेंट को दो गॉड्स जो है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, प्लूटो और प्रॉस्पिन, वो देख रहे होते हैं। अब प्रॉस्पिन कौन है? प्लूटो की वाइफ है। प्लूटो ये डिसाइड करता है कि वो जनवरी की ब्लाइंडनेस को ठीक कर देगा क्योंकि ये गलत हो रहा है ना, जो उसकी वाइफ है वो चीट कर रही है, उसे धोखा दे रही है। तो वो कहता है कि वो जनवरी की ब्लाइंडनेस को ठीक कर देगा, लेकिन वो सही मोमेंट का वेट करता है। प्लूटो कहता है कि वुमेन्स बहुत डिसीटफुल होती हैं, धोखा देने वाली होती हैं।
जबकि उसकी वाइफ ब्रदर पीना कहती है कि मैन से ज़्यादा, मैन जो होते हैं वो ज़्यादा लस्टफुल होते हैं। वो मैन ही था जिसने उसको बरगराया और अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अगर वो उसको ऐसा ना करता तो वो अपने शोहर को छोड़कर कहीं ना जाती। इसलिए बदले में वो कहती है कि जो उसने उसको बहकाया है इसमें उसकी वाइफ की कोई गलती नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं मई की हेल्प करूँगी कि वो एक अच्छा सा एक्सक्यूज़ प्रोवाइड करे जो वो जनवरी को दे सके और वो उसको ना छोड़े। जब वो कपल अपने लव मेकिंग में बिजी होते हैं तो अचानक से जनवरी की आईसाइट वापस आ जाती है। ये किसी ने किया, वो गॉड जो देख रहा था प्लूटो, उसने उसकी आईसाइट वापस कर दी। और जब वो ऊपर देखता है तो नीचे खड़ा रेज से यानी गुस्से से पागल हो जाता है। फिर वो उन दोनों को नीचे उतारता है तो मैं उसे एक एक्सक्यूज़ पेश करते हैं, क्रेडिबल एक्सक्यूज़ देती है कि उसे किसी ने बताया था कि अगर मैं किसी दूसरे मैन के साथ स्ट्रगल करूंगी तभी तुम्हारी आईसाइट वापस आएगी, तभी तुम ठीक होगे, तो मैंने ये तुम्हारे लिए किया है, अपने लिए थोड़ी नहीं किया है। जैसे वो नीचे आती है जनवरी खुश हो जाता है, ठीक है, और उसको माफ़ कर देता है और फिर उसे हक करता है और किस करता है। जब मर्चेंट जैसे ही, फिर इसके साथ वो टेल ख़त्म हो जाती है। तो मर्चेंट जैसे ही टेल को फिनिश करता है तो होस्ट उसे कहता है कि मई जैसी वुमेन से गॉड हमें प्रिजर्व ही रखे। लेकिन उसकी अपनी वाइफ भी बहुत बैबिंग और सक्रियस टंग को यूज़ करती है। लेकिन मई जैसी वाइफ्स अपने हस्बैंड को ईजिली धोखा दे सकती हैं और ट्रिकरी उनकी ट्रुथ से दूर रखती हैं। तो ये मई जैसी वाइफ जो होती हैं वो लोगों को लाइक इजीली इंसान को धोखा दे सकती हैं। तो वो ये विश करता है कि मई जैसी वाइफ से इंसान को दूर ही रहना चाहिए, गॉड उन सबको, मर्दों को उस जैसी वाइफ से दूर रखे। हम इसका अगर एनालिसिस देखें इस मर्चेंट की टेल का, तो एक ओल्ड मैन और एक यंग मैन की मैरिज को रेफ़र किया गया है कि किस तरह जो एक मैन था उसकी चार्मिंग और वेल्थ को देखते हुए एक यंग औरत ने उसे शादी करने का फैसला किया। ऑल्दो वो जानती थी कि उसको जो है डिफरेंट तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसने अपनी जवानी जो है, अपनी यंग एज को सेक्रीफाइस करते हुए उसे शादी की जस्ट फॉर मनी। और एज अ जनवरी मई वेडिंग, ये टेल जो है वो चौसर के टाइम में बहुत पॉपुलर थी। और जनवरी मई वेडिंग की फॉर्म्स को सेवरल दफ़ा यूज़ किया गया। इसमें जो नेम्स मर्चेंट ने यूज़ किए हैं वो मर्चेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को डिपिक्ट करते हैं। जनवरी जैसे कि ओल्ड है, ठीक है, यानी जनवरी ओल्ड एंड वाइट हेयर लाइक स्नो। तो एक वो ओल्ड है, फिर वो वाइट हेयर है, ठीक है। और ये जो वाइट हेयर हैं, क्योंकि जनवरी में स्नोफॉल होती है इसलिए वाइट हेयर्स क्या करते हैं, उसको कंपेयर किया गया है स्नो के साथ। और मई जो है वो ब्यूटीफुल एंड यंग लाइक मई फ्लावर, इस यानी मई के मंथ में बाहर का मौसम आता है, स्प्रिंग में नए फ्लावर निकलते हैं, तो इसलिए मई के नाम उसने, मई लड़की का नाम जो है वो मई का नाम वो ब्यूटीफुल होती है, उसको मई के साथ उसने कंपेयर किया है कि मई में जिस तरह बाहर का मौसम आता है, स्प्रिंग में नए फ्लावर निकलते हैं, इस तरह वो यंग है, ब्यूटीफुल है। और दूसरी तरफ जनवरी जो है वो ओल्ड है, यानी कि क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी आ रहा होता है, तो और उसमें क्या होता है कि स्नोफॉल हो रही है, तो वो बंदा जो है, जो नाइट है, वो स्नो की तरह वाइट है। तो इस तरह इसने, मर्चेंट ने इन दोनों को नाम के साथ एक फिक्शनल स्टोरी पेश की जो कि अकॉर्डिंग टू उस चौसर के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और ये डिपिक्ट की गई है। इसके बाद अगर हम थीम की बात करें, जो थीम इस टेल में यूज़ हुए हैं, तो पहला जो थीम है वो मैरिज का है। मैरिज इस टेल की जो है वो इंसेंस थीम है। उसका मानना था कि मैरिज एक गॉड विश है और पैराडाइज से कंपेयर किया गया है। जनवरी जो कि एक नाइट है, उसे अपनी जनरेशन में अपनी जीन्स को ट्रांसफ़र करना था ताकि उसकी लेगेसी को सस्टेन रख सके। बट सैडली शादी की जो चॉइस थी उसकी, यानी जो उसकी बीवी थी वो उसे क्या करती है कि बिट्रे करती है और वो उसने बहुत ही अनलॉयल लेडी को चूज़ किया। इवन के मैरिज तो जीसस की तरफ से गिफ्ट था, और बट क्या हुआ कि वो उसको एक गलत चीज़, एक उसमें अंदर गलत चीज़ हुई, इसकी बीवी ने उसके साथ डिसलॉयल्टी की और उसके फ्रायर के साथ वो लव में पड़ गई और अपने लव में और जस्ट वो लस्ट में पड़ गई और अपने खामन के साथ वो क्या हुआ कि वो अनफेथफुल हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो लव का थीम है। मर्चेंट इस टेल में हर तरफ लव लव ही नज़र आता है। लव इज़ ब्लाइंड इस टर्म को यूज़ किया गया है इस टेल पर। बिल्कुल टर्म जो लव इज़ ब्लाइंड इस टेल पर बिल्कुल परफेक्ट सूट करती है, क्योंकि जनवरी असल में भी ब्लाइंड हो गया था। शुरू में तो वो ब्लाइंड था ही, लाइक वो फ्रायर और यानी डोमेन और अपनी वाइफ का जो है लव अफेयर ना देख सका, लेकिन उसके बाद वो एक्चुअली भी ब्लाइंड हो गया था।
और वो फिर अपनी वाइफ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करता था, तभी उसने रिसीव किया, उसकी बीवी ने रिसीव किया उसे। जनवी का लव एक ट्रू लव को रिप्रेजेंट करता है, जबकि माया और डोमेन का लव एक स्कूल अफेयर या फिर इमेच्योर लव को डिपिक्ट करता है, जो कि एंड में फेल हो जाता है। वो जस्ट एक लस्ट थी, उसके अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उसका जो लव था, जनवी का लव था, वो एक ट्रू लव को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो मॉरल मैसेज है। मई और जनवरी की मैरिज हुई थी, बट वो डोमेन में इंटरेस्टेड थी उसकी बीवी, और अपने हस्बैंड को उस वक्त चीट करी जबकि उसका हस्बैंड बिल्कुल ब्लाइंड था। लेकिन जब उसकी आई साइट वापस आई तो उसे अपनी वाइफ की बिट्रेइंग का पता चल गया। उससे ये पता चलता है कि बैड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल। ऐसा सच स्टाइल में कोई एग्जैक्ट थीम यूज़ नहीं किया गया, लेकिन जो ये थीम है वो ही हमें मिलने को मिलते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी, ये हमारी वीडियो में, जिसमें हमने मर्चेंट के कैरेक्टर को डिस्कस किया। कंटावी टेल के अंदर हमने मर्चेंट के कैरेक्टर के साथ साथ मर्चेंट की टेल को भी डिस्कस किया, और हमने मर्चेंट की टेल्स में उसके कैरेक्टर समरी एनालिसिस थीम्स को देखा, और हमने देखा कि इसको सर जॉफरी चौसर ने किस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।